गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग? चलिए भाई, बढ़िया चल रही पढ़ाई आप लोगों की? भाई तुम लोग देखा करो, कोई चीज़ अच्छी लगा करे तो कम से कम उस चीज़ को बताया करो कि हाँ भैया ये चीज़ समझ में आई, नहीं आई, है ना? पूछा करो, जब तक आप पूछोगे नहीं, तब तक बात बनेगी नहीं, मज़ा नहीं आता ना? तो चलिए भाई उसी के आगे शुरू करते हैं। आज हम लोगों की होने वाली है, हम लोग पढ़ रहे थे इन सेंटर, सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल्स में हम लोग पढ़ रहे थे इन सेंटर में मैंने बेसिक चीज़ें स्मॉल आर निकालना अलग-अलग कंडीशंस में आपको सिखाया था। जब साइड्स दी होंगी तब कैसे निकालेंगे, जब साइड्स नहीं दी होंगी, हाइट्स दी होंगी तो कैसे निकलेगा, ठीक है? अलग-अलग केसेस में मैंने आपको सिखाए थे स्मॉल आर के फॉर्मूले। आज हम थोड़ा-सा आगे बढ़ने वाले हैं, आज हम थोड़ी बात करने वाले हैं बेटा एंगल्स पर। किस पर बात करने वाले हैं? एंगल्स पर। और जब एंगल बाइसेक्टर खींचा जाता है, तो फिर उसके कैसे-कैसे चीज़ें बनती हैं, उन सब पे बात करने वाले हैं, ठीक है? तो चलो भैया तैयार हो जाओ फटाफट, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो उन बच्चों के लिए है भैया जो लोग पहले नहीं देखे हुए हैं, ठीक है? नहीं देखे हो तो भैया देख लो इन सेंटर क्या है, ये चीज़ मैं बता चुका हूँ आपको। फिर भी अगर किसी को लग रहा है कि नहीं पता है तो देख लो भाई। हमने आपको बताया था कि एंगल बाइसेक्टर खींचा मैंने, एंगल बाइसेक्टर खींचा हमने और एंगल बाइसेक्टर खींचा हमने। एंगल बाइसेक्टर का मतलब है एंगल आधा-आधा होना। ये भी एंगल बाइसेक्टर, ये भी और जहां पर भी एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं उसको हम लोगों ने नाम दिया था आई। आई से ही बना था हमारा इन सेंटर। क्या बना था भैया? इन सेंटर। और इन सेंटर, और इन सेंटर का मतलब ये ऐसा सेंटर है जिससे हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। इसको सेंटर मान के अंदर की साइड में तीनों भुजाओं को टच करता हुआ एक हम क्या बना सकते हैं? सर्कल बना सकते हैं और इसका हम लोगों ने नाम दिया था इन सर्कल। ये थोड़ा सा रिवीजन है। और अगर ये सर्कल है तो भैया यहां से सामने वाली शीर्ष पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे तो ये मिनिमम लेंथ, स्मॉलेस्ट लेंथ स्मॉल आर कहलाएगी। और स्मॉल आर को हम दिया था इन रेडियस। क्या नाम दिया था? इन रेडियस। इन रेडियस को हिंदी में कहा जाता है भैया अंतःवृत्त की त्रिज्या। क्या कहा जाता है बेटा? अंतःवृत्त की त्रिज्या। ये बता चुका हूं, ये केवल और केवल रिवीजन है। इसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। इन सर्कल को बोलते हैं अंतःवृत्त। क्या बोलते हैं? अंतःवृत्त। ठीक है भैया। चलो अब स्मॉल आर का क्या करेंगे भाई? अगर रेडियस निकालनी हो तो कैसे कैसे केसेस बनते हैं वो हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब इसी के आगे की बात करते हैं। अब मैं इसी डायग्राम में कॉम्प्लिकेशन हो गया थोड़ा सा, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो मैं एक काम करता हूँ, ठीक है? मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ इसी का और चीजों को समझाने की कोशिश करता हूँ। नाम देते हैं ए बी और सी, और यहाँ पर पॉइंट बना देते हैं जिसका नाम है आई। यहाँ सिंपली मैंने आई बना दिया। अब आई से समझ जाना इन सेंटर है और इन सेंटर का एंगल बाइसेक्टर होंगे जाके। तो मैं एक काम और करता हूँ, यहाँ से आई से मैं मिला देता हूँ, यहाँ पर आई से मिला देता हूँ इस शीर्ष को और आई से मिला देता हूँ इस शीर्ष को। अब देखो सेम वही है, आई से मैंने शीर्ष मिलाया। अब हमको पता है कि ये एंगल बाइसेक्टर्स है, ये लाइन एंगल बाइसेक्टर, ये लाइन एंगल बाइसेक्टर्स आई पर मिले आके। अब ये थोड़ा क्लीन हमको दिख रहा है। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अब आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर तीन एंगल्स बन रहे हैं। एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है। अब आपको एक बात तो पता है कि यहाँ पर अगर कोई पॉइंट है तो ये पूरा एंगल होता है 360 डिग्री। अब क्या तीन बराबर बराबर हिस्सों में बटा है? नहीं, तीन बराबर बराबर हिस्सों में नहीं बटा कि 360 है तो 120 120 120, नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा तब होता है, ऐसा तब होता है जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, और वो भी कैसे निकलता है वो आप खुद समझ जाओगे। ऐसा मत करना कि यहाँ पर तीन बराबर हिस्से 120 120 120 हो गया, नहीं। ये जो एंगल्स है ये डिपेंड करते हैं इनके अपोजिट वर्टेक्स पर जो एंगल बना है उस पर, इस पर जो अपोजिट वर्टेक्स पर बना है उस पर। अब ये आएगा कैसे, ध्यान से समझो। अब मैं पहले इसको बेसिक से करके देखता हूं, फिर उसके बाद मैं डायरेक्ट मेथड भी बता दूंगा आपको। जिन बच्चों को लग रहा है कि भैया पहले डायरेक्ट मेथड बता दो, तो चलो मैं डायरेक्ट मेथड बता देता हूं, ध्यान से सुनो। यहां पर जो एंगल बनेगा इसके अपोजिट एंगल ए है। एंगल क्या है? ए। तो ये जो एंगल बनता है वो 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, एंगल ए का आधा। ये वाला एंगल, अब ये वाला आराम से बता सकते हो इसके अपोजिट में कौन सा है? एंगल बी है। तो ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल बी, आया ना? अब ये वाला एंगल मुझे निकालना हो तो ये एंगल कितना होगा? तो अब आप देखोगे कि इसके सामने एंगल सी है, तो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल सी।
आधा एंगल सी का आधा। बोलो बात क्लियर है? क्या कोई बच्चा ऐसा है जिसको लग रहा हो कि ये चीज नहीं याद रहेगी? याद रखना पड़ेगा। अब बात आती है भैया कि आया कहाँ से है। देखो एक तो होता है कि जबरदस्ती याद कर लेना, लेकिन एक होता है कि आप पहले जान लो कि ये बना कैसे होगा। मान लो अगर नहीं हुआ तो कम से कम आप बेसिक चीजों को लगा के क्वेश्चन कर तो पाओगे। ऐसा तो नहीं होगा कि रटा हुआ था, भूल गए भैया, अब कर नहीं पा रहे हैं, है ना? तो बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी वहां पर। तो चलिए इसको देखते हैं। अब मैं कुछ बेसिक बातें आपसे पूछूंगा। ये चीज मैं बता चुका हूं पहले भी, बेसिक थ्योरम्स मैंने कराई थी, जरा उसी के बारे में पूछ लेते हैं। क्या मैंने आपको ये थ्योरम नहीं कराई थी, पहली थ्योरम कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, इंटरनल एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। अगर नहीं देखा तो वीडियो शुरू से देखिएगा, ठीक है? तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी को अगर जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, 180। अब मैं काम करता हूँ, पूरे में डिवाइड कर देता हूँ। एंगल ए बाई टू प्लस एंगल बी बाई टू, 2 से डिवाइड कर दिया, प्लस एंगल सी बाई टू, सबको आधा कर दिया, तो इधर कितना बच गया, 90 डिग्री। 180 बटे 2 कितना हो जाएगा, 90। अब एक बात समझते हैं, ये एंगल बाइसेक्टर, तो ये एंगल कितना होगा, बी बाई टू। ये पूरा सी है तो ये एंगल कितना होगा, सी बाई टू। तो आप हमको एक देख के बताओ जरा, सोच समझ के, क्या इस ट्रायंगल पे अगर मैं फोकस करूं, इस ट्रायंगल पे फोकस करूं तो ये भी एक ट्रायंगल बना हुआ है, अरे हाँ या ना? और इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180। ये है बी बाई टू, ये है सी बाई टू, और इसको थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं थीटा। हमें यही पता करना है, और इसको लिख लेते हैं थीटा। और तीनों का सम कितना, 180। अब ध्यान से देखो, b बाई टू सी बाई टू को अगर मैं लिखा रहने दूं तो इसको इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 90 माइनस एंगल a बाई टू। और ये वैल्यू किसकी है, b बाई टू और c बाई टू की। इसकी वैल्यू को यहां पर रिप्लेस कर देते हैं, तो इसकी जगह लिखे देते हैं 90 माइनस a बाई टू और प्लस थीटा, और बराबर कितना, 180। अगर हमको थीटा चाहिए भैया तो 180, ये माइनस का 90 हो जाएगा, और ये माइनस है, प्लस का a बाई टू हो जाएगा। अरे हाँ, तो 180 में 90 जाएगा तो 90 प्लस a बाई टू, और ये वैल्यू आ गई थीटा की। क्या यही आंसर है? अब हर बार करना नहीं है, अब आपको चीजें सीखनी है कि जब भी ये थीटा बनेगा, बोलो ध्यान से, जब ये बनेगा तो इसके अपोजिट एंगल जितना भी होगा तो 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, या ए की जगह अगर आप अपोजिट एंगल बोलना चाहो तो आप अपोजिट एंगल भी बोल सकते हो, आराम से हो जाएगा। किसी बच्चे को लग रहा हो कि भैया हमको नहीं समझ में आया, देन आस्क। अगर किसी को लग रहा हो कि हमको चीजें नहीं समझ में आई हैं, पूछ लीजिए फटाफट। इसको नोट करो भैया, आगे बढ़ते हैं। इसको नोट करो भाई, फिर हम लोग बढ़ते हैं। एग्जाम में इन सेंटर पर बनने वाले बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी पूछे गए हैं, तो इस बात को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि सवाल आते नहीं है। यहाँ से सवाल बहुत सारे बनते हैं और आपको सीखना भी होगा, तो डायरेक्ट ये याद रखिएगा, आप आराम से कर पाओगे। कभी कभी क्या होगा, ये वैल्यू दे दी जाएगी, आपसे ये पूछ लिया जाएगा, क्या नहीं कर पाओगे? एक एग्जाम्पल चाहो तो मैं आपके लिए दे सकता हूँ, वैसे हमें लगता नहीं एग्जाम्पल की जरूरत है। क्यों नहीं है? क्योंकि आराम से कर पाओगे। एक एग्जाम्पल देखना है, फिर भी देख लो आप, आओ चलो। जैसे मान लो हमने एक ट्रायंगल बना दिया, और मैंने कहा कि एक ट्रायंगल है एबीसी, और जरूरी नहीं कि मैं हर बार ट्रायंगल बना के ही दूंगा, बोल दूंगा कि ये आई पॉइंट है और यहां से मिला दूंगा, और कह दूंगा कि ये एंगल है 130 डिग्री, और आपसे कह दूंगा एंगल ए बता दो, फाइंड एंगल ए। क्या नहीं निकाल पाएंगे? अब आधा मत कर देना, ठीक है? चलिए, अब एंगल ए आई से हमें पता चला कि ये इन सेंटर है, जल्दी बोलो। और आपको पता है इन सेंटर पर बनने वाला एंगल जो होता है वो 90 प्लस अपोजिट एंगल का हाफ होता है, एंगल ए बाई टू, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 130, हमने लिख दिया 130। अब 90 इधर जाएगा, कितना बचेगा, 40। एंगल ए का आधा 40 है, दो इधर चला गया, तो एंगल ए कितना होगा, एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 80 डिग्री। तो ये आंसर आएगा 80। क्या इस तरह का क्वेश्चन नहीं कर पाओगे? क्या इस तरह का क्वेश्चन नहीं हो जाएगा आपसे? बिल्कुल हो जाएगा। अब ये देके अगर ये पूछ लेगा तो बहुत इजी है, ये देके ये पूछा जाता है, इन पर सवाल बहुत सारे आते हैं एग्जाम में, तो आप आराम से कर लीजिएगा। अब ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं कर पाएंगे, है ना? तो एक एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है, आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है भाई, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना?
आसान है, टफ नहीं है। देखो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी थ्योरी और है अभी इसकी, फिर उसके बाद हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए आइए। फिर से मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये रहा, ठीक है। मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, ट्रायंगल का नाम दिया ए बी और सी। क्या नाम दिया? ए बी और सी। और यहां से अब ए के सामने की साइड स्मॉल है, बहुत ध्यान से सुनना। बी के सामने की साइड स्मॉल बी और सी के सामने की साइड स्मॉल सी, ये दिया हुआ है। अब यहां से मैंने एक एंगल बाइसेक्टर खींचा जो साइड ए को मान लेते हैं कि m अनुपात n में डिवाइड करता है। m अनुपात n में डिवाइड कर दिया, मतलब ये m लेंथ है और ये n लेंथ है और ये पूरी साइड a है। अगर मैं लिखना चाहूं यहां से, तो आप बोल सकते हैं कि m यूनिट प्लस n यूनिट को जोड़ेंगे तो a के बराबर। अरे हाँ या ना, m प्लस n की वैल्यू किसके बराबर है? लेकिन अगर सोचो मुझे अलग अलग लेंथ निकालनी हो तो फिर कैसे निकलेगी? अलग अलग लेंथ निकालनी हो तो कैसे निकलेगी? तो यहाँ एक थ्योरम काम आती है बेटा, जिसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इसको करते समझते नहीं है, बहुत सवाल यहाँ से आते हैं। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है, कैसे लिखी जाती है, इस बात को सीखो। जिस शीर्ष से एंगल आपने बाइसेक्टर खींचा है, जिस शीर्ष से, अब हमने ए शीर्ष से खींचा तो ए शीर्ष को बनाने वाली साइड है ए बी और ए सी। तो जो अनुपात ए बी और ए सी का होगा, ए बी इस साइड है और ये राइट साइड है, तो लेफ्ट और राइट, पहले मैंने लेफ्ट लिखा है फिर राइट वाली साइड लिखी, तो ए बी अपॉन ए सी। ये जो अनुपात साइड्स का होगा वही अनुपात इन दोनों का होता है। जो आपने m और n में बांटा है, आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो अनुपात साइड्स का होगा, एंगल बाइसेक्टर जहां से खींचा है, एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन सामने वाली साइड को उसी अनुपात में विभाजित करती है। मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि m और n का रेशियो यही होगा। बड़े काम का है, बड़े अच्छे अच्छे सवाल यहाँ से बनते हैं पेपर में, प्री लेवल के सवाल भी देखने को मिलते हैं। क्या फिर से समझ में आया? अगर ये 2:3 है तो ये भी 2 और 3 का ही रेशियो रखेंगे। दो अनुपात है, ये साइड्स के रेशियो है। ये साइड अगर हमें पता चल जाए, मान लो एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जब मान लो m निकालना हो, n निकालना हो तो कैसे निकलेगा? ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, एक पेज पे अलग एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो मैंने एक ट्रायंगल खींचा, मैंने कहा ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, या इसको भी ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर और यहां से मैंने एक एंगल बाइसेक्टर खींचा। ठीक, इसको मान लेते हैं x और इसको कह लेते हैं y। तो x कितनी लेंथ होगी और y कितनी लेंथ होगी? अगर मुझे ये कभी निकालना हो तो फिर कैसे निकलेगा, अब बताओ। अब ऐसा तो है नहीं, तो अब आप कह सकते हो कि ये अगर 2 और 6 है तो ये लेंथ 2 यूनिट और ये कितने यूनिट? 6 यूनिट। चाहो तो अनुपात देख लो, अनुपात 1:3 लिखा हुआ है, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन आप 2:6 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत। तो हमने आपको बताया था जो अनुपात इनका होगा 2 और 6 का, तो 2 और 6 का जो रेशियो होगा वही अनुपात x और y का होगा, तो मैंने x और y लिख दिया, काट दिया, या 1 और 3, तो x अपॉन y की वैल्यू आ गई 1 और 3। अब ये 1 यूनिट है, बोलो, ये 1 यूनिट है और ये कितना यूनिट? 3 यूनिट। 3 यूनिट, 1 यूनिट, टोटल हो गए 4 यूनिट। 4 यूनिट की वैल्यू कितने सेंटीमीटर है? 6 सेंटीमीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 6/4 सेंटीमीटर। क्या 3/2 लिखा है? जल्दी बोलो, 3/2 को लिख सकते हैं 1.5 सेंटीमीटर। 1 यूनिट की वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर है, तो ये अगर 1 यूनिट है तो इसकी वैल्यू आ गई 1.5 सेंटीमीटर। ये 3 है तो ये आ गया 4.5 सेंटीमीटर। x की वैल्यू है 1.5 सेंटीमीटर और इसकी वैल्यू 4.5 सेंटीमीटर। क्या अब ये चीजें क्लियर हो रही हैं सभी बच्चे को? बताइए भाई। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम किसके काम आई, ये आपको समझ में आ गया कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से हम लेंथ
किस अनुपात में विभाजित होती है, वो आराम से निकाल सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आता है तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि भैया ये लाइन आ रही सीधी आधा-आधा कर देगी, उनको लगता भी है। तो भैया ऐसा नहीं लगता है, ये एंगल जो आपको लग रहा है देखने में आधा-आधा, ये मैंने अपने ऐसे ही बनाया है, मेज़रमेंट करके नहीं बनाया है, ठीक है? नहीं तो आपको ऐसा लग सकता है कि भैया ये 2 है और ये 6 गुनी तो इससे 3 गुनी तो लग नहीं रही। तो एक जो हमने डायग्राम बनाया है, लेंथ जो लिखी है वो मेज़र करके नहीं लिखी, तो आप इस पर मत जाइएगा, आप कॉन्सेप्ट को सीखिए। अगर 2 6 का बनाओगे, 2 की साइड ये रहेगी तो 6 की साइड कुछ इस तरह की रहेगी। 2, 2 4, 2 6 इस तरह का, फिर इस तरह से मिलाएँगे और यहाँ से एंगल बाइसेक्टर ऐसा कुछ आएगा, तो ये अनुपात भी वही रहेगा। तो ये डायग्राम कुछ इस तरह का बनेगा, तो हम इस तरह का नहीं बनाए हैं, ठीक है? नहीं तो आपका कन्फ्यूज़न है, भैया ये तो हमें देखने में एक जैसा लग रहा है। हमारा मेन मकसद है आपको कॉन्सेप्ट सिखाना। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट जो मैंने सिखाया एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये आपको समझ में आ गई होगी कि जो अनुपात इस साइड का और इसका, वही अनुपात इसका और इसका होता है। सिंपल सी बात समझो, आराम से कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है भैया? चलिए, थोड़ा-सा अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग करने वाले हैं जब जैसे ये बनाते हैं हम लोग इसी के आगे का कुछ रिजल्ट्स हैं, जो डिफाइंड रिजल्ट्स हैं, उनको पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग चीज़ें सीखेंगे। जैसे मान लो हमने एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ए, बी और सी। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से मैंने एंगल बाइसेक्टर खींचा, जो इसको जाकर डी पे मिला। इसका एंगल बाइसेक्टर खींचा जो ई पर मिला, और इस वाले का एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे तो आपको पता है आई से होते हुए गुजरेगा। मान लेते हैं ये जाएगा एफ, कहाँ तक जाएगा? तो अब आप देख रहे हो कि जो आई है वो एंगल बाइसेक्टर एडी जितनी लेंथ है, जितनी भी लेंथ एडी है, इस लेंथ को आई जो है वो डिवाइड कर रहा है। तो जब डिवाइड कर रहा है तो आपको पता है जो ग्रेविटी सेंटर होता है वो तो 2:1 में बांटता है, लेकिन यहाँ 2:1 का केस नहीं होता है, ठीक है? आगे जब पढ़ाएंगे ग्रेविटी सेंटर तब आपको बताएंगे, अभी फिलहाल इतना याद रखो कि ये ऐसा नहीं है, ठीक है? जो बच्चे पहले पढ़े बहुत सारे बच्चों को लगता है ऐसा। तो ये लेंथ और ये लेंथ कैसे निकलेगी इसको ध्यान से समझो। ऐसे ही बी आई और आई ई का रेशियो अलग हो जाएगा, ऐसे ही सी आई और आई एफ का रेशियो अलग होगा, है कि नहीं? सबका रेशियो अलग अलग बनेगा। अब ये रेशियो किस पर डिपेंड करेंगे? ए के सामने की साइड, पूरी साइड लिख रहा हूं स्मॉल ए, के सामने की साइड स्मॉल बी, अरे हाँ या ना? और सी के सामने की साइड स्मॉल सी, ये पूरी पूरी लेंथ है। अब मुझे लिखना है सबसे पहला रिजल्ट बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहला रिजल्ट अगर मुझे ए आई अपॉन में आई डी चाहिए, ए आई अपॉन में आई डी चाहिए, तो ए आई ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ ये दो साइड्स लिखने का तरीका सीख लो। ऊपर की तरफ है बी और सी और नीचे की तरफ है केवल ए, तो रेशियो आ जाएगा बी प्लस सी अपॉन में ए। अभी एक एग्जांपल लेके दिखाऊंगा, अभी देखते चलो। दूसरा, मान लो मुझे लिखना हो बी आई अपॉन में आई ई, मुझे लिखना हो बी आई अपॉन में आई ई। तो जब बी आई की तरफ देखोगे तो बी आई ऊपर वाली लेंथ है, ऊपर वाली साइड्स है ए और सी, लिखोगे ए प्लस सी, और नीचे वाली लेंथ है बी तो लिख दोगे बी। ऐसे अगर मुझे लिखना हो सी आई अपॉन में आई एफ, तो अब आप आराम से बता पाओगे सी आई बनाने के लिए ये दो साइड्स ए बी और अपॉन में सी, ये हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन में सी। उम्मीद है ये चीज जो है ये आपको समझ में आ गई है। ये जो चीज है ये आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ से बहुत सारे सवाल बनते हैं पेपर में, यहाँ से बहुत सारे सवाल पेपर में बनते हैं और ये आपको आना चाहिए। यहीं से हम लोग कुछ रिजल्ट्स बनाएंगे, उनको ध्यान से देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग चीजों को करेंगे। क्लियर है मेरी बात? ओके है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं भैया। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि एग्जाम्पल हो जाए तो मजा आ जाए, तो चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक ट्रायंगल बना देते हैं, नाम दे देते हैं ए बी सी, एंगल बाइसेक्टर खींच देते हैं, दे देते हैं डी, एंगल बाइसेक्टर दे देते हैं, दे देते हैं एफ,
यहाँ से दे देते हैं ई, और ये पॉइंट है आई। आई से समझ जाना एंगल बाइसेक्टर, अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो एंगल बाइसेक्टर का साइन। अब साइड्स दे देते हैं, मान लेते हैं ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, और ये 2 सेंटीमीटर है। ठीक, ये साइड्स है हमारे पास। अब मुझे रेशियोज कौन कौन से चाहिए, एग्जाम्पल ले रहा हूं, मान लो मुझे चाहिए ए आई अपॉन में आई डी, एक रेशियो ये चाहिए। दूसरा हमको चाहिए बी आई अपॉन में आई ई। मान लो एक रेशियो और चाहिए सी आई अपॉन में आई एफ। तो ये तीनों अगर रेशियो चाहिए तो कैसे निकलेंगे, अब निकालने के लिए मैंने आपको डायरेक्ट तरीका समझा रखा है कैसे। अब मान लो ए आई चाहिए, तो ए आई ऊपर वाली साइड है 4 और 5, तो मैंने लिखा 4 + 5, और अपॉन में नीचे वाली साइड है 2, तो आ गया 9/2। कोई दिक्कत है किसी को? अगर कोई पूरी लेंथ पूछेगा तो यहां से यहां तक की साइड 9 यूनिट, कितने यूनिट? 9 यूनिट, 9 सेंटीमीटर नहीं, और ये यूनिट, ये 2 यूनिट। टोटल साइड ए आई ए डी अगर लिखा जाए, पूरी साइड ए डी लिखा जाए, तो टोटल होगी 9 और 2 11 यूनिट। किसके बराबर है? 11 यूनिट के बराबर। अब जो लेंथ होगी उसको हम 9 और 2 में बांट सकते हैं। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला मुझे चाहिए बी आई, तो बी आई ऊपर वाली लेंथ है, ऊपर वाली लेंथ है 4 और 2, 4 और 2 6, और बटे में 5, ये आ गया 6 और 5। यहाँ भी देखो 9 2 11 था, यहाँ 6 और 5 11। इधर देखो, इसको करते हैं। अगर मुझे सी आई और आई एफ चाहिए, तो सी आई 5 और 2, तो इधर देखोगे 5 और 2 7, और बटे में कितना? 4। फिर से आप देखोगे 7/2, 7 और 4 11, 6 5 11, 9 2 11, टोटल यूनिट 11 ही बन रही है हर जगह। इसका मतलब क्या है, अभी आगे समझ में आएगा इसका मतलब क्या है। अभी फिलहाल इतना याद रहेगा कि नहीं याद? ठीक है भाई, इतना याद रहेगा? जल्दी बोलो। अब हमें सारी यूनिट्स पता है, ठीक है, सारी यूनिट्स की वैल्यूज हमें पता है। ठीक है, ए आई की वैल्यू पता है, आई डी की पता है, बी आई की 6 यूनिट है और आई ई की 5 यूनिट है, सी आई की वैल्यू 7 यूनिट है, आई एफ की वैल्यू 4 यूनिट है। अगर पूरी लेंथ कहे ए डी बताओ कितना है, तो ए डी 9 और 2, जल्दी बोलो ए डी, ऊपर से लिखिए ए और डी, 9 और 2 11, पूरी बी आई यूनिट 11, ये पूरी यूनिट 11, हर जगह यूनिट 11 ही बन रही है। अब मैं आपसे कुछ चीजें लिखने चल रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा, इसी को एग्जाम्पल को ही यूज करके कुछ चीजें बनाने चल रहे हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, आइए, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। मैं कुछ यहाँ चीजें लिख रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। मैंने लिखा सबसे पहले आई डी अपॉन में ए डी प्लस, फिर मैंने लिखा आई ई अपॉन में बी ई, फिर मैंने लिखा आई एफ अपॉन में सी एफ का मान क्या होगा। एक और रिजल्ट लिख रहा हूँ, ए आई अपॉन में ए डी प्लस बी आई अपॉन में बी ई प्लस सी आई अपॉन में सी एफ। अब इन दोनों में अगर चीजों को ऑब्जर्व करने की बात करो बेटा, ऑब्जर्व करने की बात करो, तो आप देखोगे ध्यान से कि आईडी वैल्यू है छोटी वाली और एडी है टोटल वैल्यू। छोटी वैल्यू टोटल वैल्यू, छोटी वैल्यू आई ई, छोटी वैल्यू नीचे वाली अपॉन में टोटल वैल्यू, आई एफ नीचे वाली वैल्यू अपॉन में बड़ी वैल्यू। और आप एक चीज ध्यान से देखोगे तो नीचे वाली वैल्यू हमेशा छोटी ही आ रही है, नीचे वाली वैल्यू छोटी ही आ रही है। ठीक, अब इस वाले को देखो ध्यान से, ए आई बड़ी वाली वैल्यू टोटल वैल्यू, बड़ी वाली वैल्यू टोटल वैल्यू, बड़ी वाली वैल्यू टोटल वैल्यू। अब अगर इनकी वैल्यूज में वहां से उठा के रखूं फिलहाल, ठीक, तो कैसे होगा, जरा ध्यान से देखो कैसे होगा। आप बताओ आईडी की वैल्यू कितनी, उधर से देख के बताओ, तो आप कहोगे 2 और टोटल वैल्यू है 11, एडी की वैल्यू टोटल वैल्यू 11, तो यह आएगा 2/11 प्लस आई की वैल्यू कितनी, आई की वैल्यू 5, 5 और बटे में बीई पूरी वैल्यू 11 आपको पता है, आईएफ की वैल्यू कितनी है, आईएफ की वैल्यू 4 और बटे में टोटल वैल्यू कितनी है 11, तो 5 4 9 2 11 और बटे में एलसीएम 11, तो आप देखोगे 11/11 आंसर 1 आ रहा है। ये एक एग्जाम्पल है। अब नीचे
वाली वैल्यू कितनी आएगी, इसको देखो ध्यान से, आंसर 1 आ रहा है, इस पे ऑब्जर्व करना थोड़ा सा। ai की वैल्यू कितनी है, ai की वैल्यू 9 है, तो 9 और पूरी वैल्यू 11। bi की वैल्यू कितनी है, 6 और टोटल वैल्यू 11। ci की वैल्यू कितनी है, 7, टोटल वैल्यू 11। 9 6 15 7 22, 22/11 आंसर आ रहा है 2। छोटी वैल्यू थी तो आंसर 1 आया, बड़ी वैल्यू थी तो आंसर 2 आया। कहीं ये रिजल्ट तो नहीं बन रहा है? हाँ जी, ये रिजल्ट ही बन रहा है। अब मैं डिफाइंड रिजल्ट्स लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? डिफाइंड रिजल्ट्स। कैसे डिफाइंड रिजल्ट्स हैं? ये डिफाइंड है, इनका रिजल्ट फिक्स होता है। डिफाइंड रिजल्ट्स, डिफाइंड रिजल्ट्स क्या है कि अगर अगर एक कोई ट्रायंगल बना दिया जाए, बहुत ध्यान से सुनना, अगर कोई एक ट्रायंगल बना दिया जाए, मान लो हमने एक ट्रायंगल बनाया इस तरह से, ठीक, और मैंने नाम दे दिया पी क्यू आर, ठीक है। यहां से मैंने एंगल बाइसेक्टर खींचा बी, यहां से मैंने एक एंगल बाइसेक्टर खींचा ए, और यहां से मैंने खींचा सी, ठीक है, और ये मिल रहा है आई पर। क्या मिल रहा है? आई पर। तो एंगल बाइसेक्टर हो गए, एंगल बाइसेक्टर हो गए, एंगल बाइसेक्टर हो गए, ठीक। अब यहां से मैं रिजल्ट्स जैसे लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा रिजल्ट्स। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं छोटी वैल्यू, छोटी वैल्यू क्या है, आई बी, अपॉन में टोटल वैल्यू पी बी, प्लस छोटी वैल्यू आई ए, बड़ी पूरी वैल्यू क्यू ए, प्लस छोटी वैल्यू, छोटी वैल्यू आई सी, बड़ी वैल्यू आर सी। बड़ी वाली वैल्यू पी आई अपॉन में टोटल वैल्यू पी बी, प्लस बड़ी वाली वैल्यू क्यू आई अपॉन में पूरी वैल्यू क्यू ए, प्लस बड़ी वाली वैल्यू आर आई अपॉन में आर सी। हमने कहा था छोटी वैल्यू होगी तो आंसर फिक्स होगा 1, बड़ी वाली वैल्यू होगी तो आंसर फिक्स होगा 2, और ये आप बार बार निकाल के देख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फिक्स्ड रिजल्ट। ये क्या है? फिक्स्ड रिजल्ट्स हैं, डिफाइंड रिजल्ट्स हैं। इनको आपको याद रखना होगा, इनको आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा। उम्मीद है ये चीज क्लियर हो गई होगी, इसको छाप लो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए भाई, क्लियर है ये? कर पाएंगे इस तरह के क्वेश्चन? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसको लग रहा हो कि भैया ये चीज नहीं समझ में आई है? देखो ये जो है हमारा इन सेंटर, यहाँ पर इंपॉर्टेंट जितने भी रिजल्ट थे वो 2 क्लासेस में हमने खत्म कर लिए।
ठीक है, अब इन सेंटर पे ज्यादा चीजें बच नहीं रही हैं, कुछ ज्यादा खास नहीं है, और होंगी तो एडवांस लेवल की है, वो अभी तक आता नहीं है, आया भी नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे करने वाले हैं, अगले सेंटर की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, उस पे भी क्वेश्चंस करेंगे, सारी चीजें करेंगे। अच्छा, एक चीज और है, यहाँ पर एक चीज जो लगती है, यहाँ मैंने लोकेशंस नहीं बताई हैं। ठीक है, कि लोकेशन कहाँ होती है, लोकेशन पे सवाल पूछा जाता है। मान लो हमारे पास अलग अलग टाइप के ट्रायंगल होते हैं, अगर हम डिवाइड करें तो 3 हमने बताए थे आपको ट्रायंगल, जो साइड मतलब हम लोग साइड्स के आधार पर, भुजाओं के आधार पर बांटते थे, और 3 को हमने एंगल्स के हिसाब से बांटा हुआ था, टोटल 6 थे। और एक था जो एंगल और साइड को मिला के था। कौन-कौन से थे? याद करो, मैं बता देता हूँ ओरली, ध्यान से सुनना। सबसे पहले एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोणीय त्रिभुज, अधिक कोणीय त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। 3 हो गए ट्रायंगल्स एंगल में। ऐसे साइड्स पर था सबसे पहले आइसोसेलेस समद्विबाहु, फिर था स्केलन ट्रायंगल, है ना? स्केलन का मतलब विषमबाहु, और एक था इक्विलेटरल समबाहु। समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु, 3 ये थे, 3 एंगल वाले थे, समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण। टोटल हो गए 6। एक था जिसमें राइट एंगल और आइसोसेलेस होता है, मतलब 2 साइड्स बराबर और राइट एंगल ट्रायंगल, ये पढ़ा चुका हूँ कैटेगरी, ठीक है? मैं सिर्फ याद दिला रहा हूँ। इन सातों ट्रायंगल्स में या जिस भी टाइप का आप ट्रायंगल बना लो, सबसे पहले अगर आपसे लोकेशन पूछी जाए, क्या पूछी जाए? लोकेशन, कि इनका इन सेंटर जो है वो कहाँ बनता है, कोई भी ट्रायंगल हो, तो याद रखना इन सेंटर जो होता है वो किसी भी ट्रायंगल में हमेशा इनसाइड द ट्रायंगल होगा। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया कुछ ऐसे भी सेंटर होते होंगे क्या जो बाहर बनते हैं ट्रायंगल के? हाँ, बनते हैं, तभी तो मैं ये बता रहा हूँ, बनते हैं। वो हम लोग अलग टाइप में देखेंगे, अलग चीज़ों में। पहले मैं 2 पॉइंट्स लिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि इन सेंटर जो है वो हमेशा हमेशा ऑलवेज ट्रायंगल के अंदर स्थित होता है, अंदर स्थित होता है। ये बात आपको याद रखनी है, स्थित होता है। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल में इन सेंटर हमेशा ट्रायंगल के अंदर स्थित होता है, किसी भी ट्रायंगल में, मैं बार-बार बोल रहा हूँ। दूसरा पॉइंट जो हमारा, अब इन सेंटर जो है, इन सेंटर भुजाओं से, साइड से, भुजाओं से समदूरस्थ होता है, भुजाओं से समदूरस्थ होता है। अब ये क्या बात है भैया, जरा इसको भी समझा दो। देखो, जैसे मैं ट्रायंगल बना दूं, यहाँ इन दोनों बातों को मैं समझा रहा हूँ, दोनों बातों को लैंग्वेज की फॉर्म में पूछा जा सकता है क्वेश्चन को। जैसे मान लो मैंने एक ट्रायंगल बनाया और यहाँ से मैंने पॉइंट बना दिया आई, क्या बना दिया? आई। तो सबसे पहला तो आई हमेशा इनसाइड होगा, तो ये तो बात क्लियर हो गई। ये कह रहा है भुजाओं से समदूरस्थ होगा, समदूरस्थ का मतलब इक्वल डिस्टेंस। क्या होता है भैया? इक्वल डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या? किन से? भुजाओं से। भुजाओं का मतलब साइड से, साइड से इक्वल डिस्टेंस होगी इसकी। मतलब आपको ट्रायंगल में 3 साइड्स दिखती हैं, एक साइड ये दिख रही, एक ये दिख रही और एक ये दिख रही। अगर मैं इसकी दूरी बताऊं यहाँ से, मिनिमम डिस्टेंस ये, तो अगर ये दूरी r है तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे तो ये भी r होगा, और यहाँ से अगर परपेंडिकुलर डालोगे तो ये भी r होगा। और यही एक रेडियस का काम करता है, जो किसके लिए काम करता है? सर्कल के लिए। किसके लिए काम करता है? सर्कल का रेडियस होता है। उम्मीद है कि भुजाओं से समदूरस्थ होता है। जो इन सेंटर होता है वो भुजाओं से दूरी बराबर होती है, शीर्षों से नहीं। मतलब यहाँ से ये लेंथ, यहाँ से ये लेंथ और यहाँ से ये लेंथ बराबर नहीं होती, ये भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, सवाल कभी-कभी पेपर में पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा केंद्र है जो भुजाओं से समदूरस्थ होता है? ऐसा कौन सा केंद्र है जो भुजाओं से समदूरस्थ होता है? अगर ऐसा सवाल आएगा, समदूरस्थ का मतलब इक्विडिस्टेंट होता है, किससे? तो फिर इन सेंटर से। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है? यहाँ से एक सवाल बनता है, यहाँ से एक सवाल बनता है। उम्मीद है ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो क्या इन सेंटर पर, अब देखो आज थोड़ा सा इश्यू है, पीडीएफ ट्रांसफर नहीं हो पा रही, अदरवाइज मैं 2-4-6 क्वेश्चन भी आपको करवा देता। ठीक है, अब लिखने में टाइम वेस्ट होगा तो मैं आपको टाइप्ड ही कराऊंगा। तो कल पहले मैं करा दूंगा, फिर उसके बाद ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज हम लोग इस सेशन को, देखो इन सेंटर खत्म हो गया। अब इसमें अलग से टॉपिक और ऐड करना मुझे लगता नहीं कि ऐड कर देना चाहिए। फिर भी अगर आप चाहो तो मैं नया सेंटर शुरू कर सकता हूँ इसमें।
लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि वहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो फिर मैं इसको नए सेशन में ही कराऊँगा, नई क्लास में ही कराऊँगा। तो ये वाला सेशन हमारा कंप्लीट होता है, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। देखो भाई पढ़ाई करोगे तो ही आगे बात बनेगी, आप पढ़ोगे नहीं, नहीं करोगे तो फिर बात बनेगी नहीं, ठीक है? चलिए भाई मिले हम लोग नेक्स्ट क्लास में।